नमस्कार, मेरे चैनल नारी अनारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात मई 1960 की है, जब चंबल के किनारे भाषण देते हुए विनोबा भावे ने कहा था कि चंबल के डकैत संसद में बैठे डकैतों से तो बेहतर ही हैं। उस समय विनोबा भावे डाकू तहसीलदार सिंह की पहल पर डाकुओं की सरेंडर की कोशिश कर रहे थे। तहसीलदार सिंह मान सिंह का बेटा था, जो 1950 के दशक में चंबल का सबसे बड़ा डाकू था। मान सिंह 1955 में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसकी मौत के बाद चंबल में डाकुओं के अलग अलग गैंग बन गए। इसी समय 1958 में एक और इंसान चंबल के बिहार में कदम रखने को मजबूर हुआ। हमारे देश में बहुत डकैत हुए हैं और इन डकैतों की बहुत सारी कहानियां हैं, और आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसने फिरौती का उस समय पर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। चंबल का वो बागी, कभी दद्दा, कभी रॉबिन हुड, कभी जेंटलमैन कहा गया, और तो और उसे इंडिया का सबसे महंगा डाकू भी कहा जाता था, क्योंकि उसके सिर पर 3 लाख का इनाम था। दशक में उस डाकू ने सिर्फ एक किडनैपिंग से 26 लाख रुपयों की फिरौती हासिल की थी। उस समय उस डाकू का आतंक ऐसा था कि कहते हैं जब 1972 में जेपी ने चंबल के डाकुओं के सरेंडर की स्कीम बनाई तो इंदिरा जी अड़ गई कि ये काम सिर्फ एक शर्त पर होगा, जब मोहर सिंह भी हथियार डालने को तैयार हो। कौन था ये मोहर सिंह और ये डाकू कैसे बना, क्या थी उसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मोहर सिंह गुर्जर की कहानी भी चंबल के बाकी डाकुओं जैसी ही थी। उसकी जमीन उसके किसी रिश्तेदार ने हड़प ली। मामला पुलिस के पास गया। पुलिस ने हमेशा की तरह पैसे वालों का ही साथ दिया, उसके साथ मारपीट और फिर अदालतों का चक्कर। मोहर सिंह दर दर ठोकर खाता रहा, पर इंसाफ नहीं मिला। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो थक हार के उसने हथियार उठाया और चंबल के बिहड़ों का रास्ता पकड़ लिया। उस समय चंबल में फिरंगी सिंह, देवीलाल, छक्की मिर्धा, शिव सिंह और रमकल्ला जैसे डाकुओं का बोलबाला था। मोहर ने इनसे उसे अपने गैंग में शामिल करने की विनती की, लेकिन किसी ने भी उसे अपने गैंग में शामिल नहीं किया। तो फिर अंत में मोहर सिंह ने अपना गैंग बनाया। मोहर सिंह गैंग का पहला अपराध पुलिस के रिकॉर्ड में 140/60 नंबर से दर्ज हुआ था। साल 1960 के बाद इन नंबरों की एक लंबी लाइन लग गई, जिसमें उगाही, हत्या, फिरौती जैसे गुनाह शामिल थे। कुछ ही सालों में मोहर सिंह के गैंग में 150 डाकू शामिल हो गए थे। उसका नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक फैल चुका था। गैंग के सदस्य उसे दद्दा कहकर बुलाते थे, लेकिन पुलिस के लिए वही वन था, एक यानी एनिमी नंबर 1। पुलिस हमेशा उसकी और डाकुओं की खोज में लगी थी, और डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ज्यादातर मुखबिरों की मदद लेती थी। लेकिन मोहर सिंह ने पूरे इलाके में ऐलान कर दिया था कि अगर किसी ने उसकी मुखबिरी की तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा, और जैसा उसने कहा वैसा ही उसने किया भी। उसने कई मुखबिरों की हत्या की। ऐसे कई केस उसके और उसके गैंग के नाम से दर्ज हुए और पूरे इलाके में उसका खौफ बन गया। जहां दूसरे गिरोह के डाकू मुखबिरी के डर से किसी भी गांव में रुकते नहीं थे, वहीं मोहर सिंह बेखौफ और बेरोकटोक गांवों में आता जाता था। मोहर सिंह ने एक नियम बनाया था कि वो कभी भी किसी महिला को अपने गैंग में शामिल नहीं करेगा, और गैंग का कोई सदस्य किसी भी लड़की से छेड़छाड़ नहीं करेगा। कहते हैं कि उस समय कभी कोई महिला गलती से बिहार में भटक कर आ जाती थी तो गैंग के सदस्य उसे पैसे देकर उसे उसके घर तक छोड़कर आते थे। यही कारण था कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में मोहर सिंह के गैंग का नाम यदाकदा ही सुनाई देता था। मोहर सिंह का मुख्य काम पकड़ का था, यानी कि किडनैपिंग या अपहरण। चंबल में अपहरण या किडनैपिंग को पकड़ कहा जाता है। इन्हीं पकड़ों से मिली फिरौती से गैंग का काम चलता था। मोहर सिंह इस काम में माहिर था, और 1965 में उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने देश विदेश में उसका नाम पहुंचा दिया। उस समय में अधिकतर अपहरण चंबल के आसपास के इलाकों और शहरों से होते थे, लेकिन एक बार मोहर ने सोचा कि क्यों न इस बार दिल्ली से किसी पैसे वाले का अपहरण किया जाए। उसने अपने शिकार को ढूंढना शुरू किया। उस समय दिल्ली में मूर्तियों का एक नामी गिरामी व्यापारी था, जिसका असली धंधा मूर्तियों की तस्करी से चलता था। मोहर गैंग ने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उसने किसी तरह व्यापारी तक ये खबर भिजवाई कि चंबल में कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। उस व्यापारी ने अपने एक खास आदमी को चंबल भेजा। मोहर सिंह और उसके गैंग ने उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह मूर्तियों के असली होने की खबर व्यापारी तक पहुंचा दी। ये खबर सुनकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और सौदा पूरा करने के लिए कुछ रोज बाद खुद चंबल पहुंच गया। यहाँ मोहर का गैंग उसके इंतजार में था। मौका मिलते ही उन्होंने उसे अगवा कर लिया। उस व्यापारी का दिल्ली शहर में बड़ा नाम था, इसलिए उस समय की सरकार तुरंत हरकत में आ गई। सरकार ने 3 राज्यों की पुलिस को ये काम सौंपा, लेकिन न तो पुलिस मोहर सिंह को पकड़ पाए और न व्यापारी की कोई खबर मिली। अंत में थक हार कर उसकी जान बचाने के लिए मजबूरी में व्यापारी के परिवार को फिरौती की रकम देनी पड़ी। अब ये रकम कितनी थी, इसको लेकर अलग अलग खबरें हैं। कोई कहता है 50 लाख दिए गए, तो कोई 26 लाख बताता है, पर असलियत चाहे जो भी हो इतना पक्का था कि चंबल के इतिहास में उस समय की ये सबसे बड़ी फिरौती थी।
इसके अलावा मोहर सिंह के गैंग पर 250 से ज्यादा अपहरण और 85 कत्ल के मामले दर्ज थे। कुल 76 बार उसका पुलिस से सामना हुआ था, लेकिन हर बार वो बच के निकल जाता था। 1970 आते आते मोहर सिंह पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुका था कि उसके सिर पर 3 लाख का इनाम रख दिया गया था और उसकी पूरे गैंग को पकड़वाने वाले को पुलिस 12 लाख देने वाली थी। ये रकम किसी भी डाकू के सिर पर रखी सबसे ज्यादा रकम थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 1 दशक तक मोहर सिंह बेताज बादशाह बना रहा, पर उसे ये एहसास तो था ही कि कोई गोली तो होगी जो उसके नाम से दागी जाएगी और उस रोज न ताज बचेगा न राज। साल 1970 में उसे खबर लगी कि सरकार डाकुओं के पुनर्वास की योजना बना रही है। जैसा कि 1960 के आसपास विनोबा भावे ने चंबल के डाकुओं को मुख्यधारा में लाने की पहल की, लेकिन उनकी वो पहल ठंडी पड़ गई थी। लेकिन 1970 में जयप्रकाश नारायण ने एक बार फिर इस कार्य को करने की शुरुआत की। आउटलुक पत्रिका में पत्रकार जीवन प्रकाश शर्मा ने एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने बताया कि जब जयप्रकाश नारायण डाकुओं का समर्पण कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की स्कीम लेकर इंदिरा गांधी से मिलने गए, इंदिरा जी ने उनसे कहा था कि वो इस काम के लिए केवल तभी तैयार होंगी जब मोहर सिंह भी हथियार डालने के लिए तैयार होगा। और सरकार की इस पहल पर 1972 में मोहर सिंह और उसका गैंग समर्पण के लिए राजी हो गए। अप्रैल के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के मुरैना से कुछ 30 किलोमीटर दूर धोरेरा नाम के गांव को खाली करवाया गया। अगले कुछ दिनों में चंबल के 200 डाकू यहां इकट्ठा हुए और 14 अप्रैल के रोज जयप्रकाश नारायण के सामने मोहर सिंह, उसकी गैंग और कुछ अन्य छोटी मोटे गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद मोहर सिंह और सभी डाकुओं को ग्वालियर जेल लाया गया। बताते हैं कि अदालत में जब उस पर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना सुनकर मोहर सिंह बोला, जज साहब, अगर मैं फांसी चढ़ गया तो जुर्माना कौन चुकाएगा। मोहर सिंह को आखिरकार 20 साल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी मोहर सिंह की अकड़ कम नहीं हुई। ग्वालियर में एक पुलिस अफसर को तो मोहर ने जेल से ही चुनौती दे डाली कि अंदर ही 2-2 हाथ करके देख लो। ऐसी कहानियां कई हैं, लेकिन ये सब कितनी सही है कहा नहीं जा सकता है। 20 साल की सजा के दौरान उसके अच्छे व्यवहार के चलते 1980 में उसे रिहाई मिल गई और एक नाम मिला, जेंटलमैन डकैत। जेल से बाहर आकर आत्मसमर्पण के एवज में सरकार से मिली 35 एकड़ जमीन में उसने खेतीबाड़ी शुरू की। इसी दौरान उसे एक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। 1982 में रिलीज हुई फिल्म चंबल के डाकू में उसने एक डाकू का रोल किया। 12 साल बाद मोहर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा और नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए। फिर वो समाज सेवी बन गए थे और पुराने टूटे मंदिरों के बनवाने का काम करने लगे थे। 2019 में उन्होंने इस कार्य के लिए पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था। 5 मई 2020 में मोहर सिंह ने अंतिम सांस ली। 92 साल की जिंदगी के बाद एक डाकू की कहानी ने विराम ले लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक डाकू की जो मजबूरी के कारण डाकू बना। ये सारी जानकारी और फोटोज विभिन्न सोशल मीडिया साइट से एकत्रित किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।